कभी सोचा है कि कुछ लड़कियां साफ साफ बोलती नहीं हैं, लेकिन उनके एक्शंस जोर से बता देते हैं कि तुम्हें लाइक करती हैं। इस वीडियो में मैं तुम्हें एक सिंपल रिवर्स साइकोलॉजी ट्रिक बताने वाला हूं, जो सीधे आई लाइक यू बोलने पर फोर्स नहीं करता, बल्कि उसे खुद रियलाइज करवाता है कि वो तुम्हारे लिए क्या फील करती है। जब तुम ये माइंड गेम समझ जाओगे, तुम बिना चीजी बातें किए, बिना ज्यादा चेज किए, ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर पाओगे जहां वो खुद अपने फीलिंग्स के बारे में खुलकर बात करने लगेगी। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये ट्रिक गलत तरीके से यूज की तो कनेक्शन टूट भी सकता है, और सही तरीके से यूज की तो वो खुद तुमसे कन्फेस करेगी कि वो तुम में इंटरेस्टेड है। चैप्टर 1, हुक सेटअप। सोच के देखो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम्हें स्ट्रांगली फील हुआ है कि वो लड़की तुम्हें लाइक करती है, लेकिन वो कभी क्लियरली बोलती नहीं। उसके नज़रों में सॉफ्टनेस होती है, टेक्स्ट्स में वार्मथ होता है, पर जब बात डायरेक्ट फीलिंग्स पर आती है, वह तुरंत मजाक में उड़ा देती है या टॉपिक चेंज कर देती है। यही पॉइंट पर मोस्ट गाइज फंस जाते हैं। वो या तो जबरदस्ती कन्फेशन निकलवाने की कोशिश करते हैं, या फिर ओवरथिंक करके खुद ही पीछे हट जाते हैं। इस चैप्टर में हम वो बेस समझेंगे जहां से रिवर्स साइकोलॉजी काम करना शुरू होता है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो, कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट वाली गर्ल ऐसा फील नहीं करना चाहती कि उसे फोर्स किया जा रहा है कन्फेस करने के लिए। जब किसी लड़की को लगता है कि तुम उसे बार बार पुश कर रहे हो, तुम क्या फील करती हो? तुम्हें भी कुछ फील होता है ना? उसका डिफेंस सिस्टम ऑन हो जाता है। वो अपने इमोशंस को और छुपाने लगती है, क्योंकि अब उसे लगता है कि पावर तुम्हारे हाथ में चली जाएगी। रिवर्स साइकोलॉजी का मेन गेम यही है। तुम्हें ऐसा माहौल क्रिएट करना है जहां उसे लगे कि कंट्रोल उसके पास है, लेकिन एक्चुअली सिचुएशन तुम डिजाइन कर रहे हो। हुक सेटअप का मतलब है स्टार्टिंग से ही ऐसी वाइब क्रिएट करना कि वो खुद क्यूरियस रहे कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। नॉर्मल गाइज क्या करते हैं? पहले ही वीक में फुल इमोशनल खुल जाते हैं, सब कुछ बता देते हैं। आई लाइक यू, आई मिस यू, आई कैंट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। शॉर्ट टर्म में शायद क्यूट लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में मिस्ट्री खत्म हो जाती है। जब मिस्ट्री खत्म होती है, तो चेज भी खत्म हो जाता है। प्यार हो या अट्रैक्शन, थोड़ा सा अननोन स्पेस हमेशा दिमाग को एक्टिव रखता है। तुम्हारा काम है उस अननोन को स्मार्ट तरीके से मेंटेन करना। हुक सेटअप का पहला रूल है, तुम्हारी लाइफ सिर्फ उसके अराउंड रिवॉल्व नहीं होनी चाहिए। जब वो देखती है कि तुम्हारे पास अपनी प्रायोरिटीज, अपने गोल्स, अपना सर्कल है, तो उसके दिमाग में एक सवाल उठता है, अनासाकाता सोए, अगर ये मुझे इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा जितना बाकी लोग देते हैं, तो ऐसा क्या खास है इसमें? यहीं से क्यूरियोसिटी स्टार्ट होती है, और क्यूरियोसिटी ही वो पहला सीड है जिससे लेटर इमोशनल अटैचमेंट बनती है। अगर स्टार्टिंग से ही तुम अवेलेबल, डेस्परेट और ओवर इंटरेस्टेड दिखोगे, तो रिवर्स साइकोलॉजी काम ही नहीं करेगी, क्योंकि गेम शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका होगा। दूसरा पॉइंट है कम्युनिकेशन स्टाइल का। हुक सेटअप में तुम्हारा हर टेक्स्ट, हर कॉल, हर मिलना ऐसा होना चाहिए कि वो थोड़ी सी इमोशनल इन्वेस्टमेंट करे बिना महसूस किए। एग्जाम्पल, हमेशा वही पहले गुड मॉर्निंग भेजती हो या क्या कर रहे हो पूछते हो, तो धीरे धीरे वो श्योर हो जाती है कि तुम उस पर हुक्ड हो। लेकिन जब तुम थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हो, कभी जल्दी रिप्लाई, कभी थोड़ी देर से, कभी सिंपल बात, कभी डीप बात, तो उसके दिमाग में एक पैटर्न बनता है जो क्लियर नहीं होता, और इंसान उसी चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोचता है जो क्लियर नहीं होती। यही सबटल हुक है। तीसरा पार्ट है इमोशनल टोन। हुक सेटअप में तुम ओवरली सीरियस भी नहीं दिखोगे, और बचे कुचे टाइम पे सिर्फ मजाकिया भी नहीं। बैलेंस ये है कि तुम उसके साथ प्लेफुल, थोड़े टीजिंग, बट रिस्पेक्टफुल रहो। थोड़ा सा फ्लर्ट, थोड़ा सा चैलेंज, थोड़ा सा कंसर्न। ये मिक्स उसके दिल में एक अलग जगह बनाता है। वो सोचना स्टार्ट करती है, ये मुझे समझता भी है, टीज भी करता है, पर मुझे हल्के में भी नहीं लेता।
ये फीलिंग रिवर्स साइकोलॉजी ट्रिक के लिए बेस तैयार करती है, क्योंकि जब वो इंटरनली अटैच होने लगेगी तभी वो कन्फेस ना कर पाने की इनर टेंशन फील करेगी। चैप्टर 2, हर सीक्रेट सिग्नल्स। अब जब तुमने हुक सेटअप समझ लिया, अगला स्टेप है उसके सीक्रेट सिग्नल्स पहचानना। मोस्ट गाइज यही गलती करते हैं कि जब तक लड़की आई लाइक यू क्लियरली ना बोले तब तक उन्हें लगता है कि शायद वो बस फ्रेंडली है। लेकिन फीमेल साइकी अक्सर डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से बोलती है। उसके छोटे छोटे जेस्चर्स, टाइमिंग, टोन ऑफ वॉइस, इवन सोशल मीडिया बिहेवियर, ये सब सीक्रेटली बता रहे होते हैं कि वो तुम्हारे लिए क्या फील कर रही है। रिवर्स साइकोलॉजी अप्लाई करने से पहले ये सिग्नल्स पढ़ना जरूरी है, वरना तुम गलत लड़की या गलत सिचुएशन पर ट्रिक यूज करोगे जिससे बैकफायर हो सकता है। सबसे पहला सीक्रेट सिग्नल है एक्स्ट्रा अटेंशन। नॉर्मल दोस्ती में कोई भी कैजुअली बात करता है, रिप्लाई कभी जल्दी कभी देर से, मूड के हिसाब से। लेकिन जब कोई गर्ल तुम्हें सीक्रेटली लाइक करती है तो वो सबकॉन्शियसली तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा प्रायोरिटी देने लगती है। जैसे बाकी सबको 2-3 घंटे बाद रिप्लाई, बट तुम्हें 5-10 मिनट में। ग्रुप में सबके साथ नॉर्मल बात, लेकिन तुम्हारे साथ थोड़ी ज्यादा टीजिंग, थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट। शायद वो कॉन्शियसली डिनाई करेगी, अरे मैं तो सबके साथ ऐसे ही हूं, लेकिन अंदर से वो खुद नोटिस करती है कि तुम्हारे लिए उसका रिस्पॉन्स अलग है। तुम्हारा काम है ये डिफरेंस ऑब्जर्व करना। दूसरा सिग्नल है अननेसेसरी जस्टिफिकेशन। जब कोई लड़की इमोशनली इन्वेस्ट होने लगती है, वो सबकॉन्शियसली चाहती है कि तुम उसके बारे में गलत सोचना बंद रखो। इसलिए जब भी वो लेट रिप्लाई करे या कैंसिल करे या किसी और के साथ बिजी हो तो वो साथ में एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन देगी। सॉरी यार, एक्चुअली मॉम के साथ मार्केट गई थी, नेटवर्क नहीं था, एग्जाम की वजह से मैं थोड़ा ऑफ थी। ये जस्टिफिकेशन हर किसी को नहीं मिलता, सिर्फ उनको मिलता है जिनके ओपिनियन की उसे सच में परवाह होती है। अगर तुम देख रहे हो कि वो तुम्हें एक्सप्लेन ज्यादा करती है तो ये क्लियर साइन है कि तुम उसके इमोशनल रडार पर हो। तीसरा सीक्रेट सिग्नल है सबटल जेलीसी। ये हमेशा लाउड फॉर्म में नहीं होता, जैसे लाउड सीन्स या आर्ग्यूमेंट्स। कभी कभी बस छोटी सी बॉडी लैंग्वेज चेंज, एक हल्का सा टॉन्ट या मूड शिफ्ट। फॉर एग्जाम्पल, तुम किसी और लड़की के बारे में कैजुअल तरीके से मेंशन करते हो और वो अचानक थोड़ी चुप हो जाती है या टॉपिक चेंज कर देती है। कभी कभी वो मजाक में बोल देगी, वाह तुम सबकी केयर करते हो, लेकिन उसके अंदर एक हल्का सा डिस्कंफर्ट होता है। फीमेल साइकी नेचुरली कंपैरिजन करती है। जब तुम्हारी लाइफ में किसी और गर्ल का नाम आता है और उसको पिंच होता है, इसका मतलब है वो तुम्हें सिर्फ जस्ट अ फ्रेंड कैटेगरी में नहीं रखना चाहती। चौथा सिग्नल है इमोशनल ओपननेस। नॉर्मली लड़कियां हर किसी से अपने डीप फियर्स, इनसिक्योरिटीज या फैमिली इश्यूज शेयर नहीं करती। लेकिन अगर वो तुम्हारे सामने अपने चाइल्डहुड, पास्ट रिलेशनशिप या अपने घर की टेंशन के बारे में खुलकर बात करने लगे तो समझ लो कि तुम्हारे साथ वो सेफ फील करती है। इमोशनल सेफ्टी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन का कोर पार्ट है। जब एक गर्ल तुम्हें अपना इनर वर्ल्ड दिखाने लगती है तो उसका दिमाग तुम्हें स्पेशल कैटेगरी में डालने लगता है। ये वही स्टेज है जहां रिवर्स साइकोलॉजी का गेम सबसे इफेक्टिव होता है, क्योंकि अब उसके पास लूज करने के लिए कुछ है। पांचवां और बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है कंसिस्टेंसी। फ्लर्टी मैसेजेस, क्यूट इमोजीज या कभी कभार डीप बात करना उतना भी स्ट्रॉन्ग साइन नहीं है जितना रेगुलर कंसिस्टेंट प्रेजेंस। अगर वो रोज या फ्रीक्वेंटली तुम्हारे साथ टच में रहना चाहती है, चाहे छोटी बात हो, मीम हो, रील हो या बस क्या कर रहे हो, तो ये दिखाता है कि तुम्हारे बिना उसका दिन अधूरा सा लगता है। फीमेल माइंड जिसको वैल्यू नहीं देता उससे बार बार कांटेक्ट मेंटेन भी नहीं करता। कंसिस्टेंसी इज साइलेंट कन्फेशन, बस शब्दों में नहीं आती। इन सब सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि रिवर्स साइकोलॉजी ट्रिक तभी काम करेगी जब पहले से उसके अंदर फीलिंग्स का बीज मौजूद हो।
अगर कोई लड़की तुम्हें सिर्फ टाइम पास या बैकअप की तरह ट्रीट कर रही है तो सेम स्ट्रैटेजीज यूज करने पर वो दूर भी जा सकती है। इसलिए कोल्ड ग्राउंड और वार्म ग्राउंड का फर्क समझो। कोल्ड ग्राउंड मतलब रेयर मैसेजेस, फोर्स्ड कन्वर्सेशन, जीरो पर्सनल शेयरिंग। वार्म ग्राउंड मतलब ये सारे सीक्रेट सिग्नल्स धीरे धीरे दिखाई देना। जब तुम्हें ये वार्म साइंस क्लियरली दिखने लगें तब अगला स्टेप होगा उन्हीं सिग्नल्स को सबर्टली मिरर करना और सिचुएशन ऐसे डिजाइन करना कि वो खुद सोचे कि शायद मैं ही ज्यादा फील कर रही हूं। यहीं से रिवर्स साइकोलॉजी की असली शक्ति स्टार्ट होती है। चैप्टर 3, स्कैरसिटी माइंडसेट। अब तक तुमने उसके सीक्रेट सिग्नल्स समझ लिए। अब टाइम आता है अपनी वैल्यू उसके दिमाग में कॉन्शियसली बढ़ाने का। यहां एंट्री होती है स्कैरसिटी माइंडसेट की। सिंपल लैंग्वेज में समझो। ह्यूमन ब्रेन उन चीजों को ज्यादा वैल्यू देता है जो रेयर, लिमिटेड और इजीली अवेलेबल नहीं होती। जो चीज हमेशा मिल जाए फ्री में, बिना एफर्ट के, उसकी रिस्पेक्ट नेचुरली कम हो जाती है। रिलेशनशिप्स और अट्रैक्शन में भी यही रूल काम करता है। जब तुम खुद को एक ऐसे इंसान की तरह प्रेजेंट करते हो जो हमेशा अवेलेबल, हमेशा रेडी, हमेशा यस बोलने वाला हो, तो तुम खुद अपनी वैल्यू कम कर देते हो। स्कैरसिटी माइंडसेट का मतलब है तुम्हारा टाइम, अटेंशन और एनर्जी स्पेशल है और हर किसी के लिए नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम रूड या एरोगेंट बन जाओ। बहुत से बॉयज जब स्कैरसिटी समझते हैं तो तुरंत कोल्ड, ड्राई या फेक बिजी बन जाते हैं। ये उल्टा असर करता है क्योंकि ये नेचुरल नहीं लगता। फीमेल साइकी को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है ग्राउंडेड कॉन्फिडेंस, जिसमें तुम्हारे पास अपनी लाइफ हो लेकिन तुम उसके लिए स्पेस बनाने को रेडी भी हो, बस ओवरडू नहीं करते। स्कैरसिटी माइंडसेट का पहला स्टेप है अपने आप से सच बोलना कि क्या तुम्हारी लाइफ जेन्युइनली फुल है। गोल्स, वर्क, हॉबीज, फ्रेंड्स या सिर्फ फोन और उसके चैट्स के आसपास घूमती है। अगर तुम्हारा पूरा दिन उसके ऑनलाइन ऑफलाइन स्टेटस देखने में जाता है तो उसके दिमाग में तुम्हारा इंप्रेशन एम्प्टी लाइफ वाला बनता है, चाहे वो बोले ना बोले। साइकोलॉजी के हिसाब से जब कोई पर्सन हमेशा एक्सेसिबल होता है ब्रेन उसे प्रेडिक्टेबल कैटेगरी में डाल देता है। प्रेडिक्टेबल चीजें कंफर्ट तो देती हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रेयरली क्रिएट करती हैं। जब तुम्हारा पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता है, पहले तुम इंस्टेंटली रिप्लाई करते थे, अब कभी थोड़ा लेट। पहले तुम हमेशा कॉल पिक करते थे, अब कभी कभी बिजी मोड। तो उसके दिमाग में एक छोटा सा अलार्म ऑन होता है। क्या ये डिस्टेंस बना रहा है? क्यों? ये सवाल ही उसके अंदर सबटल एंग्जाइटी और क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है। स्कैरसिटी माइंडसेट की यही पावर है, बिना कुछ बोले वो तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचना स्टार्ट कर देती है। लेकिन ध्यान रहे, ये गेम ईगो से नहीं बैलेंस से खेलना है। अगर तुम सडनली गायब हो जाओगे, फुल इग्नोर करोगे या सिर्फ तब रिप्लाई करोगे जब तुम्हारा मन हो, तो वो डिसरिस्पेक्ट फील करेगी। हेल्दी स्कैरसिटी का मतलब है तुम्हारा शेड्यूल रियल है, तुम अपने काम में जेन्युइनली बिजी हो और तुम्हारा पूरा इमोशनल सिस्टम सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं है। जैसे अगर वो मैसेज करे और तुम किसी काम में हो तो तुरंत चैट खींचने की जगह काम पूरा करो, फिर कैजुअली रिप्लाई दो। जब तुम बिना गिल्ट के अपनी लाइफ को प्रायोरिटी दोगे, वो इंटरनली फील करेगी कि तुम एक स्टेबल इंसान हो। स्टेबिलिटी प्लस स्कैरसिटी ए हाई वैल्यू। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा अवेलेबिलिटी नहीं, सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी दिखानी है। एग्जाम्पल, वो रात 1 बजे बोर्ड होकर चैट करना चाहती है और तुम हर बार रेडी हो जाते हो, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस इमेज बनता है यस मैन वाला। लेकिन अगर कुछ बार तुम सिंपल सा बोल दो, थोड़ा थक गया हूं, कल बात करते हैं, तो वो दोनों चीजें एक साथ फील करती हैं। एक, तुम उसे इग्नोर नहीं कर रहे, बस अपनी लिमिट सेट कर रहे हो। और दो, तुम्हारा टाइम चीप नहीं है। ये सबटल बाउंड्रीज फीमेल माइंड को सिग्नल देती हैं कि तुम सेल्फ रिस्पेक्ट वाले इंसान हो और ऐसे इंसान के लिए नेचुरली रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन दोनों आता है।
स्कैरसिटी माइंडसेट का अगला लेवल है इमोशनल स्कैरसिटी। सिर्फ टाइम ही नहीं, इमोशंस भी तुम हर जगह फ्रीली मत फेंको। जब तुम रोज रोज आई मिस यू, यू मीन अ लॉट, तुम्हारे बिना बोरिंग लगता है, लिखते हो तो वर्ड्स की कीमत गिर जाती है। लेकिन जब तुम कभी कभी जेन्युइनली सही मोमेंट पर डीप चीज बोलते हो, जैसे किसी मीनिंगफुल बात के बाद, तो उसका असर ज्यादा पावरफुल होता है। उसे लगेगा कि तुम इमोशंस चीप नहीं करते, तुम जेन्युइन हो। और जेन्युइन रेयर इंसान हमेशा भीड़ से अलग दिखता है। रिवर्स साइकोलॉजी के लिए स्कैरसिटी माइंडसेट बेस बनाता है, क्योंकि जब वो इंटरनली ये फील कर लेती है कि तुम्हारे जैसा इंसान ईजिली नहीं मिलता और तुम आमनो ऑटोमेटिकली हर वक्त अवेलेबल भी नहीं हो, तो उसके मन में फियर ऑफ लॉस जागता है। ये फियर ऑफ लॉस ही उसे फ्यूचर चैप्टर्स में कन्फेशन की तरफ पुश करेगा। जब ब्रेन को लगने लगता है कि अगर मैंने अपने फीलिंग्स क्लियर नहीं की तो शायद मैं इस कनेक्शन को खो दूंगी, तभी वो खुद से सच मानने लगती है। तुम्हारा काम बस इतना है कि स्कैरसिटी को स्मार्ट तरीके से मेंटेन करो, ना ज्यादा ना कम। यही वो इनविजिबल फ्रेम है जिसके अंदर बाकी सारी रिवर्स साइकोलॉजी ट्रिक्स सबसे ज्यादा असर दिखाती हैं। चैप्टर 4, स्टॉप चेसिंग। अब तक तुमने उसके सिग्नल्स समझे और स्कैरसिटी माइंडसेट भी डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। अब अगला सबसे क्रूशियल स्टेप आता है चेसिंग बंद करना। मोस्ट बॉयज यहीं पर गेम हार जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ज्यादा केयर, ज्यादा एफर्ट, ज्यादा मैसेजेस से वो इंप्रेस हो जाएगी। रियलिटी में होता उल्टा है। फीमेल साइकी नेचुरली उन चीजों की ओर खींचती है जो थोड़ी सी एफर्ट मांगती हैं। जो चीज बिना मांगे, बिना रुकावट कंटिन्यूअसली मिलती रहे, उसकी एक्साइटमेंट धीरे धीरे खत्म हो जाती है। स्टॉप चेसिंग का मतलब है तुम इंटरेस्ट दिखाओ, लेकिन अपनी डिग्निटी कंप्रोमाइज किए बिना। चेसिंग किस रूप में दिखती है? हर बार तुम ही पहले मैसेज करते हो, तुम ही कॉल करते हो, तुम ही प्लान बनाते हो, तुम ही मिलने के लिए रिक्वेस्ट करते हो। अगर वो कभी प्लान कैंसिल करे तो तुम इट्स ओके, कभी भी आ जाना बोलकर खुद को एडजस्ट कर लेते हो। अगर वो कभी कोल्ड बिहेव करे तो तुम और ज्यादा स्वीट हो जाते हो ताकि वो नॉर्मल हो जाए। ये सब सरफेस पर केयर जैसा लगता है, लेकिन उसके दिमाग में एक अलग पिक्चर बन रही होती है। ये ऑलरेडी मुझे मिल चुका है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। जब तक उसे लगता रहेगा कि तुम्हारा दिल उसके कंट्रोल में है, तब तक उसके पास कन्फेस करने की अर्जेंसी नहीं आएगी। स्टॉप चेसिंग का पहला प्रैक्टिकल स्टेप है इनिशिएट कम करना। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बिल्कुल गायब हो जाओ, बस प्रोपोर्शन चेंज करो। अगर पहले देन कन्वर्सेशंस में 8 बार तुम ही स्टार्ट करते थे, अब स्लोली इसे 4 या 5 पे लाओ। कुछ दिन ऐसे भी हों जहां तुम कभी इनिशिएट ही ना करो, बस देखो क्या वो खुद रीच आउट करती है। जब वो देखेगी कि तुम बिना रीजन मैसेज नहीं कर रहे, तो उसके मन में छोटा सा सवाल उठेगा, आज इसने पिंग क्यों नहीं किया? ये छोटा सा सवाल ही रिवर्स साइकोलॉजी का सीड है। तुमने कुछ बोला नहीं, लेकिन तुम्हारी साइलेंस उसे सोचना मजबूर करेगी। दूसरा स्टेप है ओवर एक्सप्लेनिंग बंद करना। चेसिंग का एक सब्टल रूप होता है बार बार ये प्रूव करना कि मैं जेन्युइनली केयर करता हूं। जैसे वह लेट रिप्लाई करे तो तुम लिखते हो आई वॉज जस्ट वॉरिड, आई वॉज वेटिंग फॉर योर मैसेज, आई चेक योर लास्ट सीन। ये लाइंस तुम्हें इमोशनल दिखाती हैं, लेकिन साथ में थोड़ी नीडी वाइब भी क्रिएट करती हैं। स्टॉप चेसिंग में तुम के नाम रहना सीखते हो। अगर वो लेट रिप्लाई करे या मूड ऑफ लगे तो तुम नॉर्मल टोन में बात करो, ना कंप्लेंट, ना ओवर सिंपैथी। इससे वो फील करेगी कि तुम इमोशनली स्टेबल हो, और ये स्टेबिलिटी फीमेल माइंड के लिए बहुत अट्रैक्टिव होती है। तीसरा स्टेप है एफर्ट्स का बैलेंस। डेट प्लान करना हमेशा तुम्हारा काम नहीं है। कभी कभी क्लियरली, लेकिन सॉफ्ट तरीके से बोलो, नेक्स्ट टाइम तुम प्लान करना जो जगह तुम्हें पसंद हो। अगर वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है तो वो कुछ ना कुछ सजेस्ट करेगी। अगर वो हमेशा तुम्हारे शोल्डर्स पर ही पूरा एफर्ट डाल दे तो तुम्हारा चेसिंग मोड कभी खत्म नहीं होगा।
जब तुम थोड़ा पीछे हटते हो और उसे स्पेस देते हो एफर्ट करने का, तो उसका दिमाग उल्टा काम करता है। मुझे भी इस कनेक्शन के लिए कुछ करना चाहिए। ये इंटरनल शिफ्ट फ्यूचर कन्फेशन के लिए ज़रूरी है। स्टॉप चेसिंग का मतलब ये भी है कि तुम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना सीखो। हर बार वो थोड़ा सा प्यार दिखाए और तुम तुरंत डबल इंटेंसिटी से वापस दे दो, तो तुम उसे इमोशनली ओवरफीड कर रहे हो। कभी कभी बस स्माइली, एक सिंपल जवाब या हल्की मजाकिया लाइन भी काफ़ी होती है। इससे बैलेंस बना रहता है और वो इमोशनल हंगर महसूस करती रहेगी। जब तक हंगर है, तब तक डिज़ायर है। जब तक डिज़ायर है, तब तक कन्फेस करने का प्रेशर भी उसके अंदर धीरे धीरे बिल्ड होता रहेगा। ये चैप्टर तुम्हें ये समझाने के लिए है कि रिवर्स साइकोलॉजी ट्रिक एक्चुअली चेस को रिवर्स करने का प्रोसेस है। अब तुम्हारा गोल ये नहीं कि तुम उसके पीछे भागो। गोल ये है कि धीरे धीरे सिचुएशन ऐसी हो जाए कि वो इमोशनली तुम्हारी तरफ खींचने लगे। जब तुम चेसिंग छोड़कर ग्राउंडेड प्रेजेंस अडॉप्ट करते हो, तो तुम उसके दिमाग में एक नए टाइप का इंसान बन जाते हो, जो इंटरेस्टेड भी है लेकिन डिपेंडेंट नहीं। यही वह बेस है जहां से फोर्स हर टू कन्फेस नेचुरली शुरू होता है, बिना तुम्हें डायरेक्टली कुछ मांगने के। चैप्टर 5, पुल बैक। अब एक इंपॉर्टेंट फेज आता है जहां से रिवर्स साइकोलॉजी एक्चुअली फील होने लगती है। पुल बैक, इसका सिंपल मतलब है तुम धीरे धीरे अपनी एनर्जी, टाइम और अटेंशन थोड़ा सा कम कर देते हो, लेकिन बिना ड्रामा, बिना ईगो। पहले चैप्टर्स में तुमने चेस कम किया, स्कैरसिटी क्रिएट की। अब इस स्टेप में तुम उसको सब्टली ये फील कराओगे कि जो कंफर्ट, जो कांस्टेंट प्रेजेंस तुम दे रहे थे, वो गारंटीड नहीं है। ये सडन गायब हो जाना नहीं, बल्कि कंट्रोल्ड डिस्टेंस है। जब फीमेल माइंड किसी चीज़ की आदत डाल लेती है और फिर वह चीज़ हल्के हल्के कम होने लगे, तो वो ऑटोमेटिकली उसको याद करने, मिस करने और नोटिस करने लगती है। पुल बैक का पहला गोल्डन रूल है, कोई अनाउंसमेंट नहीं। बहुत लोग गलती से बोल देते हैं, अब मैं थोड़ा डिस्टेंस बनाऊंगा, अब मैं इतना अवेलेबल नहीं रहूंगा। ये सब बोलना गेम खत्म कर देता है, क्योंकि फिर वो हर चेंज को स्ट्रैटेजी समझ जाती है। तुम्हारा पुल बैक नेचुरल और साइलेंट दिखना चाहिए। जैसे पहले तुम दोनों रोज देर रात तक चैट करते थे, अब तुम धीरे धीरे टाइम कम कर दो, कन्वर्सेशन को पीक पे छोड़ दो, बोल दो, कल बात करते हैं, मुझे अर्ली उठना है। वो कॉन्शियसली शायद बोले ओके, लेकिन सबकॉन्शियसली उसको लगेगा कि कनेक्शन का फ्लो कट हो रहा है और वो इस ब्रेक को नोटिस करेगी। दूसरा पार्ट है रिस्पॉन्स पैटर्न चेंज करना। अगर पहले उसका कोई भी मैसेज आते ही तुम इंस्टेंटली रिप्लाई कर देते थे, तो अब 10-15 मिनट, कभी कभी 30 मिनट बाद रिप्लाई करो, स्पेशली जब टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम इग्नोर मोड में चले जाओ, बस इतना कि उससे लगे कि तुम्हारी लाइफ बिजी और फुल है। जब वो देखेगी कि तुम अब उसके हर छोटे मैसेज पर जंप नहीं कर रहे, तो उसके मन में हल्का सा फियर आएगा। क्या ये इंटरेस्ट लूज कर रहा है? ये फियर ऑफ लूजिंग अटेंशन ही वो भावना है जो धीरे धीरे उसे अपने फीलिंग्स पर सीरियस सोचना मजबूर करेगी। तीसरा एलिमेंट है इमोशनल पुल बैक। पहले तुम हर बात पर सपोर्ट, एडवाइस, लंबी लंबी चैट्स देते थे, अब तुम वही सब करते हो, बस थोड़े मेजर्ड तरीके से। जैसे पहले वो अपनी छोटी प्रॉब्लम भी शेयर करे तो तुम 10 पैराग्राफ टाइप कर देते थे, अब तुम सेम केयर दिखाओ, लेकिन थोड़े कंसाइज आंसर्स दो। आई गेट यू, बट टू हैंडल कर लेगी, आई ट्रस्ट यू। ये लाइन सपोर्ट भी है, लेकिन ओवर इंटेलिजेंस नहीं। इमोशनल पुल बैक का मतलब है कि तुम उसे अपनी जिंदगी का सेंटर नहीं बना रहे, बल्कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट के रूप में ट्रीट कर रहे हो। इससे वो तुम्हें टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले पाएगी। पुल बैक का एक और स्मार्ट तरीका है शॉर्ट डिसअपियरेंसेस। कभी कभी एक पूरा दिन जेन्युइनली बिजी रहो, सोशल मीडिया पे भी कम एक्टिव रहो और नेक्स्ट डे नॉर्मल तरीके से बात करो, बिना किसी गिल्ट एक्सप्लेनेशन के। अगर वो पूछे कल कहाँ थे, तो कैजुअल सा जवाब दो, थोड़ा काम में बिजी था, फोन साइड पे था। ये नो ड्रामा एक्सप्लेनेशन उसके अंदर
और क्यूरियोसिटी डाल देता है, क्योंकि उसे लगता है कि तुम्हारी लाइफ उससे परे भी इंटरेस्टिंग है। जब वो तुम्हारे बारे में ज़्यादा सोचेगी तो नेचुरली कंपैरिजन भी करेगी। इसकी लाइफ में मेरा प्लेस क्या है? ये क्वेश्चन ही आगे चलकर उसे अपने फीलिंग्स इन्वेस्टिगेट करने पर मजबूर करेगा। सबसे ज़रूरी पॉइंट, पुल बैक का मिसयूज़ मत करो। अगर तुम अचानक रूड हो जाओ, उसकी बात इग्नोर करो या पर्पजली हर्टफुल बन जाओ, तो वो इमोशनली बंद हो सकती है। हमें उसके दिल पर दबाव बनाना है, जख्म नहीं। पुल बैक हमेशा सॉफ्ट होना चाहिए, जिसमें रिस्पेक्ट और बेसिक वार्मथ बनी रहे। तुम बस पहले जैसा ओवर गिविंग बंद कर रहे हो, कनेक्शन तोड़ा नहीं रहे। जब वो देखती है कि तुम पहले जितना इन्वेस्ट नहीं कर रहे लेकिन स्टिल डिसेंट और स्टेबल हो, तो उसके अंदर एक टेंशन क्रिएट होती है। कहीं ये मुझे खो ना दे या मैंने इसको लूज तो नहीं कर दिया। यही इंटरनल टेंशन फ्यूचर में उसे कन्फेशन की तरफ पुश करेगी। चैप्टर 6, मिरर इफेक्ट। अब तक तुमने पुल बैक यूज करके उसके दिमाग में हल्की सी कमी और टेंशन क्रिएट कर दी। अब टाइम आता है मिरर इफेक्ट का। सिंपल शब्दों में समझो, जो वो फील कर रही है, जो वो सबटली कर रही है, तुम उसका हल्का सा रिफ्लेक्शन बन जाते हो। फीमेल साइकी को वो लोग अट्रैक्ट करते हैं जो उन्हें समझते हैं, और मिरर इफेक्ट उसे यही सिग्नल देता है कि तुम उसके इनर वर्ल्ड को बिना बोले पढ़ पा रहे हो। ये कोई चाइल्डिश कॉपी पेस्ट गेम नहीं, बल्कि कैलिब्रेटेड मैचिंग है। एनर्जी, टोन, एफर्ट और इमोशंस का सबसे पहला हिस्सा है एनर्जी मिरर करना। अगर वो दिन भर सुपर चैटी मूड में है, लॉन्ग मैसेजेस भेज रही है, स्टोरीज शेयर कर रही है, तो तुम भी उसी दिन थोड़े ज्यादा प्रेजेंट रह सकते हो। लेकिन जब वो शॉर्ट रिप्लाईज दे रही हो, हम ओके के टाइप का मूड हो, तो तुम उस वक्त हाइपर एक्साइटेड ओवर इन्वेस्टेड मत दिखो। उसकी एनर्जी लो हो और तुम्हारी हाई, तो इंटरनल मिसमैच क्रिएट होता है। जब तुम उसके एनर्जी लेवल के आसपास रहोगे तो उसे इंटरनली सेफ और अंडरस्टूड फील होगा। ये मुझे ट्यून इन करके चल रहा है। ये कंफर्ट फ्यूचर कन्फेशन के लिए जरूरी है। दूसरा पार्ट है कम्युनिकेशन स्टाइल का मिरर इफेक्ट। अगर वो ज्यादातर हिंदी प्लस थोड़े इंग्लिश वर्ड्स यूज करती है, तो तुम भी सेम पैटर्न अडॉप्ट करो। अगर वो डीप लेट नाइट टॉक्स पसंद करती है, तो कभी कभी तुम भी डेप्थ ले आओ, लेकिन हमेशा नहीं। अगर वो ज्यादा वॉइस नोट्स भेजने लगी है, तो तुम भी कभी कभार वॉइस नोट भेजो। ब्रेन सबकॉन्शियसली उस इंसान को ज्यादा पसंद करता है जो हम जैसा लगता है। जब तुम्हारा बोलने का अंदाज, एक्सप्रेशंस, इवन इमोजीज थोड़ा उसके जैसा हो जाते हैं, तो उसको लगेगा कि तुम नेचुरली कनेक्ट करते हो। तीसरा इंपॉर्टेंट एंगल है एफर्ट मिरर करना। ये रिवर्स साइकोलॉजी के गेम में बहुत सटल लेकिन पावरफुल पॉइंट है। अगर वो चैट स्टार्ट करती है, तुम क्लियरली इंटरेस्टेड हो, लेकिन अगर कुछ दिन वो इनिशिएट कम करे, तो तुम भी थोड़ा कम करो। अगर वो कभी कभी तुम्हारे लिए अपना शेड्यूल एडजस्ट करने लगे, जैसे कॉल के लिए टाइम निकालना या मिलने के लिए एक्स्ट्रा कोशिश, तो तुम भी एक दो बार ऐसा करो। इससे इक्वल गिव एंड टेक का पैटर्न बनता है। जब वो देखेगी कि तुम ब्लाइंडली चेस नहीं कर रहे, बल्कि उसके एफर्ट का हेल्दी मिरर हो, तो उसके अंदर ये फीलिंग स्ट्रांग होगी कि ये कनेक्शन वन साइडेड नहीं है। ये फीलिंग लेटर कन्फेशन के वक्त उसको सेफ फील कराएगी। मिरर इफेक्ट का एक और लेयर है इमोशनल टाइमिंग। जब वो वल्नरेबल मूड में हो, अपनी लाइफ, फियर्स या इनसिक्योरिटीज शेयर कर रही हो, तो उस वक्त तुम्हारा टोन भी सॉफ्ट, ग्राउंडेड एंड सपोर्टिव होना चाहिए, सार्कास्टिक नहीं। लेकिन जब वो मजाकिया, प्लेफुल मोड में हो, तो तुम्हारा जवाब भी सेम प्लेफुल होना चाहिए, ओवर सीरियस नहीं। ये ट्यून इन होना दिखाता है कि तुम सिर्फ वर्ड्स नहीं, उसकी स्टेट भी फील कर पा रहे हो। फीमेल साइकी को ये चीज डीपली टच करती है, क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ अपने मूड के हिसाब से रिएक्ट करते हैं, उसके मूड के हिसाब से नहीं। मिरर इफेक्ट का एक हिडन बेनिफिट यह है कि जब तुम उसके पैटर्न्स को हल्का सा रिफ्लेक्ट करते हो, तो जब तुम कुछ बदलते हो, वो तुरंत नोटिस भी करती है। एग्जाम्पल, अगर तुम यूजुअली उसके जैसा ही लेट रात तक जाग कर बात करते हो और एक दिन से तुम जल्दी लॉग ऑफ होने लगे, आई विल स्लीप अर्ली,
कल का बिजी डे है, तो उसके दिमाग में सिग्नल जाता है कि पैटर्न चेंज हो रहा है। उसको लगेगा कि तुम्हारी लाइफ में कुछ और भी चल रहा है। ये क्यूरियोसिटी और हल्का सा फियर दोनों मिलकर उसके अंदर इमोशनल प्रेशर क्रिएट करते हैं। जब वो इंटरनली सोचेगी कि मैंने इसको खो दिया, तो तब वो अपनी फीलिंग्स को ज्यादा सीरियसली लेने लगेगी। सबसे इंपॉर्टेंट, मिरर इफेक्ट फेक नहीं लगना चाहिए। अगर तुम ज्यादा ओवरडू करोगे, हर बात, हर जेस्चर कॉपी करोगे, तो चाइल्डिश लगेगा। तुम्हें बस 60-70% तक उसके वाइब के साथ फ्लो करना है। बाकी 30-40% तुम्हारा ओरिजिनल सेल्फ होना चाहिए। ये बैलेंस ही तुम्हें एक साइड से रिलेटेबल और दूसरी साइड से यूनिक बनाता है। और जब कोई लड़की किसी लड़के को दोनों तरीके से देखती है, ये मुझे समझता भी है और फिर भी सब जैसा नहीं है, तो वही पॉइंट है जहां से उसका दिल धीरे धीरे कन्फेशन की दिशा में मूव करना शुरू कर देता है। चैप्टर 7, कॉन्फ्यूजन, क्यूरियोसिटी। इस चैप्टर में हम उस फेज की बात कर रहे हैं जहां लड़की के अंदर फीलिंग्स ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं, लेकिन वो खुद भी उन्हें साफ साफ समझ नहीं पाती। यही वो स्टेज है जहां कन्फ्यूजन और क्यूरियोसिटी एक साथ चलती हैं। साइकोलॉजी में माना जाता है कि जब इंसान के अंदर दो ऑपोजिट थॉट्स या इमोशंस एक्टिव होते हैं, तो दिमाग ऑटोमेटिकली क्लैरिटी ढूंढने लगता है। यहां भी वही हो रहा है। वो तुम्हें दोस्त भी मानती है, लेकिन दिल के किसी कोने में ये भी महसूस कर रही है कि कनेक्शन नॉर्मल से ज्यादा डीप है। सबसे पहले समझो कि कन्फ्यूजन नेगेटिव चीज नहीं है। ये एक्चुअली ग्रोथ का सिग्नल है। अगर उसके लिए तुम बस एक फ्रेंड होते तो वो कभी ओवरथिंक नहीं करती। लेकिन अब छोटे छोटे सिचुएशंस उसे सोचने पर मजबूर करते हैं। मैं इसके मैसेजेस का इंतजार क्यों कर रही हूं? ये ऑनलाइन हो और रिप्लाई ना करे तो अजीब क्यों लगता है? ये किसी और लड़की से बात करे तो माइंड क्यों खट्टा हो जाता है? ये सारे सवाल कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, और यही कंफ्यूजन क्यूरियोसिटी बना देती है। शायद मैं इसको ज्यादा लाइक करती हूं, या मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूं। क्यूरियोसिटी का मतलब है कि अब वो कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली तुम्हारे बारे में ज्यादा ऑब्जर्व करने लगती है। वो नोटिस करेगी कि तुम किससे बात करते हो, किसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, इंस्टाग्राम पर किसकी स्टोरीज पर रिएक्ट करते हो, किसके साथ ज्यादा प्लान बनाते हो। तुम्हारी छोटी छोटी बातों पर उसका ध्यान जाना शुरू हो जाता है। बाहर से वो कैजुअल बिहेव करेगी, लेकिन अंदर से क्यूरियोसिटी उसे कॉन्स्टेंटली तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर रखती है। यही वो पॉइंट है जहां तुमने जो पहले हुक सेटअप और कंट्रोल डिस्टेंस क्रिएट किया है, वो काम आता है। इस फेज में तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले तुम्हें खुद क्लैरिटी में रहना है, लेकिन उसे क्लैरिटी पुश नहीं करनी। डायरेक्ट सवाल जैसे, तो तुम एक्चुअली फील क्या करती हो, या तुम कंफ्यूज्ड क्यों हो? ये सब उसकी कंफ्यूजन को और अनकंफर्टेबल बना देंगे। उसकी जगह तुम लाइट मिरर यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर वो खुद बोल दे, मुझे समझ नहीं आता मैं तुमसे इतना बात क्यों करती हूं, तो तुम हंसकर कह सकते हो, शायद हम थोड़ा ज्यादा कनेक्टेड हैं, इसलिए। तुमने कोई लेबल नहीं दिया, बस उसके कंफ्यूजन को सेफ बना दिया। अब वो गिल्ट के बिना खुद के फीलिंग्स एक्सप्लोर कर पाएगी। दूसरी चीज, इस स्टेज पर तुम्हारी अनप्रिडिक्टेबिलिटी उसके क्यूरियोसिटी को और स्ट्रांग करेगी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम गेम्स खेलो या जानबूझकर इग्नोर करो, लेकिन हमेशा सेम पैटर्न में बिहेव मत करो। कभी जल्दी रिप्लाई, कभी थोड़ा गैप, कभी डीप बात, कभी हल्की मजाकिया चैट। रिसर्च ये दिखाती है कि जब इंसान को पूरी तरह प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, तो क्यूरियोसिटी और भी बढ़ जाती है और दिमाग ज्यादा इन्वेस्ट हो जाता है उस पर्सन को समझने में। तुम बस नेचुरली बिजी, पर्पसफुल और बैलेंस्ड रहकर ये इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तीसरा पॉइंट ये है कि तुम्हें उसके कंफ्यूजन का फायदा उठाकर उसे इनसिक्योर फील नहीं कराना। रिवर्स साइकोलॉजी में बिगेस्ट मिस्टेक ये होती है कि लड़का सोचता है, अब ये कंफ्यूज्ड है,
मैं इसे और जेलस और एंग्शियस कर दूं ताकि ये कन्फेस कर दे। शॉर्ट टर्म में शायद रिएक्शन मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट टूट जाता है। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम उसकी क्यूरियोसिटी को कामली होल्ड करो, ना एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दो, ना ड्रामेटिक रिएक्शंस करो। धीरे धीरे ये कन्फ्यूजन क्यूरियोसिटी में और क्यूरियोसिटी रियलाइजेशन में बदलती है। वो खुद अपने आप से ऑनेस्ट होने लगेगी। मैं इसके लिए इतना सोचती हूं तो शायद मुझे ये सच में पसंद है। और यही वो मेंटल स्टेज है जहां अगला चैप्टर, हिडन फीलिंग्स, शुरू होता है, जहां वो बाहर से डिनाई करते हुए भी अंदर अंदर तुम्हें अपने लिए स्पेशल मानने लगती है। चैप्टर 8, हिडन फीलिंग्स। कंफ्यूजन और क्यूरियोसिटी वाले फेज के बाद अगला स्टेज आता है, हिडन फीलिंग्स। यहां पर वो तुम्हें लेकर अंदर से काफी कुछ महसूस कर रही होती है, लेकिन बाहर से ऑलमोस्ट सब डिनाई कर रही होती है। ये वो टाइम है जब उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी छोटी छोटी बातें और उसका बिहेवियर सच बोलते हैं, पर उसके वर्ड्स अब भी बचते रहते हैं। रीजन सिंपल है, ज्यादातर गर्ल्स अपने फीलिंग्स को जल्दी एक्सपोज नहीं करना चाहती, क्योंकि उन्हें रिजेक्शन, जजमेंट और पावर खोने का डर होता है। हिडन फीलिंग्स को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अट्रैक्शन और अटैचमेंट अक्सर धीरे धीरे बिल्ड होते हैं। शुरुआत में वो भी खुद को समझाती है कि मैं बस कंफर्टेबल फील करती हूं, इससे बात करना आसान है, ये बस अच्छा फ्रेंड है। लेकिन धीरे धीरे ये कंफर्ट इमोशनल डिपेंडेंसी में बदलने लगता है। वो तुम्हारे दिन के बारे में जेन्युइनली क्यूरियस रहती है, तुम्हारी छोटी चीजें याद रखती हैं, तुम्हारे मूड को जल्दी कैच कर लेती है। फिर भी अगर कोई उसे टीज करे कि तुम्हें ये पसंद है क्या, तो वो तुरंत हंसकर टाल देगी। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यही हिडन फीलिंग्स का क्लासिक पैटर्न है। इस फेज में अक्सर तुम नोटिस करोगे कि वो दो अलग तरह से एक्ट करती है। अकेले में तुम्हारे साथ ज्यादा खुली, केयरिंग और सॉफ्ट रहती है, लेकिन ग्रुप में थोड़ा न्यूट्रल या इवन थोड़ा डिस्टेंट हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राइवेट स्पेस में वो सिक्योर फील करती है। यहां उसको डर नहीं कि लोग क्या सोचेंगे। पब्लिक या ग्रुप सेटिंग में उसका सेल्फ इमेज एक्टिवेट हो जाता है। मैं ज्यादा ऑब्वियस ना लगूं, लोग गलत ना समझें, ये भी ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए, इसलिए वो कॉन्शियसली अपने इमोशंस को थोड़ा पीछे खींचती है, इवन दो अंदर से फीलिंग्स बढ़ ही रही होती हैं। हिडन फीलिंग्स का दूसरा बड़ा साइन है उसकी माइक्रो रिएक्शंस। तुम किसी दूसरी गर्ल का नाम लो, किसी और के साथ प्लान की बात करो, या सोशल मीडिया पर किसी के साथ थोड़ा ज्यादा प्लेफुल दिखो, वो ओपन फाइट नहीं करेगी, लेकिन उसका टोन हल्का चेंज होगा, इंटरेस्ट अचानक लो हो जाएगा, या वो टॉपिक क्विकली बदल देगी। बाहर से वो बोल देगी, मैं क्यों जेलस होंगी, कि लेकिन बॉडी और वाइब कह रहे होंगे कि उसे फर्क पड़ा है। यही वो जगह है जहां तुम्हें समझना होता है कि वर्ड से ज्यादा उसके रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। अब सवाल ये कि इस स्टेज पर तुम्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तुम्हें उसके हिडन फीलिंग्स को फोर्सफुली बाहर नहीं खींचना। डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन, देखो मुझे पता है तुम पसंद करती हो, एडमिट करो, डिफेंसिव वॉल खड़ी कर देगा। इसके बजाय तुम्हारा काम है ऐसा स्पेस बनाना जहां उसे लगे कि वो वल्नरेबल हो सकती है, बिना मजाक, बिना जजमेंट के। तुम खुद थोड़ा इमोशनली ओपन हो सकते हो, लेकिन ओवर कन्फेशन नहीं। जैसे कैजुअली कहना, तेरे साथ मैं बाकी लोगों से थोड़ा अलग फील करता हूं, बट आई एम नॉट रशिंग एनीथिंग। इससे उसे सिग्नल मिलता है कि तुम भी कुछ फील करते हो, पर प्रेशर नहीं डाल रहे। दूसरा, हिडन फीलिंग्स के टाइम पर तुम्हें कंसिस्टेंसी के साथ साथ थोड़ी सी मिस्ट्री भी रखनी है। वो ऑलरेडी अंदर से तुम्हारे बारे में सोच रही है, तुम्हें ज्यादा ऑब्जर्व कर रही है। अगर तुम इस समय एक्सट्रीम, नीडी या ओवर अवेलेबल हो गए तो उसका ब्रेन सेफ फील करेगा, लेकिन अट्रैक्शन कम हो सकता है। तुम वार्म रहो, पर अपनी लाइफ, गोल्स, हॉबीज और सर्कल को भी प्रायोरिटी दो। इससे उसे क्लियरली दिखेगा कि तुम सिर्फ उसी के अराउंड घूमने वाले नहीं हो। और यही बात उसकी फीलिंग्स को और डीप करती है, क्योंकि अब उसे तुम्हें अर्न करना फील होता है, ना कि तुम फ्री में हमेशा अवेलेबल हो।
तीसरा, तुम हल्के मिरर्स का यूज कर सकते हो जो उसके हिडन फीलिंग्स को सॉफ्टली सरफेस पर लाएं। जैसे जब वो खुद कहे, मैं तुमसे बहुत ज्यादा बातें कर लेती हूं, तो तुम मुस्कुराकर बोल सकते हो, हाँ थोड़ा अनयूजुअल है, शायद हमारे बीच कुछ एक्स्ट्रा है जो हम दोनों बोल नहीं रहे। तुमने कोई लेबल नहीं दिया, बस उस अनकही एनर्जी को एक्नॉलेज किया। कई बार यही छोटे मोमेंट्स उसके अंदर चल रही डिनाई वर्स डिजायर की लड़ाई को कमजोर कर देते हैं, और वो खुद सोचती है, शायद सच में मैं इसे सिर्फ फ्रेंड से ज्यादा मानती हूं। हिडन फीलिंग्स का पूरा फेज यही है। अंदर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, बाहर कंट्रोल्ड बिहेवियर। रिवर्स साइकोलॉजी का काम यहां ये नहीं कि तुम उसे मैनिपुलेट करो, बल्कि इतना स्पेस और सटल रिफ्लेक्शन देना है कि वो खुद अपने दिल की बात से भागना छोड़ दे। जबकि जब ये स्टेज मैच्योर हो जाता है, तभी वो आगे की तरफ बढ़ती है। मिक्स्ड सिग्नल्स, साइलेंट मैसेजेस, और आखिर में वो पॉइंट जहां वर्ड्स उसके मुंह से निकल ही जाते हैं। चैप्टर 9, मिक्स्ड सिग्नल्स। हिडन फीलिंग्स के बाद अगला नेचुरल फेज आता है, मिक्स्ड सिग्नल्स। यही वो स्टेज है जहां वो खुद भी अपने दिल से पूरी तरह क्लियर नहीं होती, इसलिए उसके वर्ड्स और एक्शंस कई बार ऑपोजिट लगते हैं। कभी वो बहुत ज्यादा वार्म, केयरिंग और अटैच्ड दिखती है, तो कभी अचानक डिस्टेंस बना लेती है या थोड़ी कोल्ड हो जाती है। बाहर से देखने पर यह बिहेवियर कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन अंदर चल रही साइकोलॉजी सिंपल है। अट्रैक्शन स्ट्रांग है, पर एक्सेप्टेंस अभी पूरी नहीं है। मिक्स्ड सिग्नल्स का सबसे बड़ा रीजन होता है इनर कॉन्फ्लिक्ट। एक तरफ उसे तुम्हारे साथ टाइम बिताना पसंद है, तुमसे बात करके कंफर्ट मिलता है, तुम्हारे बिना दिन अधूरा सा लगता है। दूसरी तरफ उसके दिमाग में कई प्रैक्टिकल या इमोशनल डर चलते रहते हैं। अगर ये सीरियस हो गया तो, अगर बाद में हर्ट हो गई तो, अगर ये सच में वैसा नहीं निकला जैसा लग रहा है तो। इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो कभी तुम्हें अपनी तरफ खींचती है, कभी खुद ही थोड़ा पीछे हट जाती है। तुम इसे कई तरीकों से नोटिस करोगे। एग्जाम्पल, कुछ दिन वो खुद से लगातार टेक्स्ट करेगी, कॉल्स करेगी, तुम्हारी तारीफ करेगी, तुम्हारे साथ फ्यूचर प्लान्स की बात तक कर देगी। कभी वहां चैलेंज, हम लोगों को लगता होगा हम कितने क्लोज हैं। फिर अचानक 2-3 दिन थोड़ा ड्राई हो जाएगी, बस छोटे रिप्लाईज देगी, खुद से कुछ शुरू नहीं करेगी, मूड ऑफ जैसा लगेगा। ये जरूरी नहीं कि इंटरेस्ट चला गया है, कई बार वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है। मैं शायद ज्यादा फॉरवर्ड हो रही हूं, थोड़ा रुकना चाहिए। मिक्स्ड सिग्नल्स का एक और कॉमन पैटर्न है वर्बल डिनायल, इमोशनल क्लोजनेस। वो बोलेगी, आई डोंट सी यू लाइक दैट, या तुम मुझे गलत मत समझना, वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। लेकिन उसी ब्रेथ में तुम्हारी रोज की चाय, खाना, हेल्थ, मूड, सब चीज पर जेन्युइनली चिंता भी करेगी। तुम लेट रिप्लाई दो तो पूछेगी, वेयर वर यू। ये तुम थोड़ा दूर हो जाओ तो बोलेगी, तुम चेंज हो गए हो। अगर सच में कोई सिर्फ फ्रेंड होता तो इतनी सेंसिटिविटी और सटल जेलसी नहीं आती। यहां उसके वर्ड सोसाइटी फ्रेंडली वर्जन है, पर एक्शंस दिल का वर्जन है। अब तुम्हारा काम क्या है इस फेज में? सबसे पहले, मिक्स्ड सिग्नल्स को पर्सनली इंसल्ट की तरह मत लेना। साइकोलॉजी रिसर्च ये कहती है कि लोगों के अंदर जब अट्रैक्शन और डर साथ में होते हैं, तो बिहेवियर नेचुरली इनकंसिस्टेंट हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें यूज कर रही है, हर केस में मैनिपुलेशन नहीं होता। कई बार वो सच में खुद को समझने की प्रोसेस में होती है। अगर वो कभी भी तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करना चाहती, अकेले मिलने से बचती है, सिर्फ अटेंशन लेती है, तभी ये रेड फ्लैग है कि वो सिर्फ वैलिडेशन चाहती है, रिलेशनशिप नहीं। हेल्थी मिक्स्ड सिग्नल्स वाले केस में तुमको काम कंसिस्टेंसी दिखानी है। तुम अपना स्टैंडर्ड लो मत करो, पर ओवर रिएक्ट भी मत करो। जब वो वार्म हो, तुम भी नेचुरली वार्म रहो। जब वो थोड़ा डिस्टेंस ले, तुम पैनिक करके चेस मत बढ़ाओ। इंस्टेड तुम अपनी लाइफ में ग्राउंडेड रहो। तमाम फोकस सिर्फ उसी पर ना लगाओ। ये स्टेबिलिटी उसके लिए एक इमोशनल एंकर बनती है। वो देखती है कि मैं कभी आगे कभी पीछे जा रही हूं,
पर ये इंसान स्टेडी है, ड्रामा नहीं कर रहा। इससे उसका ट्रस्ट और अट्रैक्शन दोनों बढ़ते हैं। इस स्टेज पर तुम हल्के फुल्के तरीके से उसकी इनकंसिस्टेंसी को मिरर भी कर सकते हो, बिना ब्लेम किए। जैसे मुस्कुराकर कहना, कभी 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 तुम इतनी ज्यादा अटैच्ड लगती हो, कभी सडनली अनरीचेबल हो जाती हो, समझ नहीं आता तुम्हारा एल्गोरिदम क्या है। ये सुनकर वो पहले हंसेगी, लेकिन अंदर से उसे रियलाइज होगा कि तुमने नोटिस किया है और फिर भी नेगेटिव रिएक्ट नहीं किया। यही सटल अवेयरनेस उसके अंदर क्लैरिटी की नीड बढ़ाती है, और यही क्लैरिटी आगे चलकर उसे अपने फीलिंग्स एडमिट करने के करीब ले जाती है। मिक्स्ड सिग्नल्स वाला चैप्टर बेसिकली ब्रिज है। यहां से या तो तुम फ्रस्ट्रेट होकर कनेक्शन तोड़ देते हो, या फिर इमोशनली मैच्योर रहकर उसे वो स्पेस देते हो जिसमें उसका दिल खुद डिसाइड करे कि वो तुम्हें कहाँ रखना चाहती है। अगर तुम पेशेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ इस फेज से गुजर जाते हो, तो अगला स्टेप आता है साइलेंट मैसेजेस और साइलेंट वैल्यू, जहां उसके एक्शंस तुम्हें इन्वेस्टमेंट और अटैचमेंट को और ज्यादा क्लियर तरीके से दिखाने लगते हैं। चैप्टर 10, साइलेंट मैसेजेस। मिक्स्ड सिग्नल्स के बाद जो अगला सटल लेकिन सबसे पावरफुल फेज आता है, वो है साइलेंट मैसेजेस वाला स्टेज। यहां पर वो तुम्हें हर वक्त आई लाइक यू शब्दों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे ऑलमोस्ट इनविजिबल जेस्चर से ये दिखाती है कि तुम उसके लिए स्पेशल हो। साइकोलॉजी बोलती है कि इंसान जब अपने फीलिंग्स को शब्दों में नहीं डाल पाता, तो बॉडी लैंग्वेज, टोन, टाइमिंग और छोटे एक्शंस के जरिए सब कुछ बोल देता है। यही साइलेंट मैसेजेस हैं जो सुनाई नहीं देते लेकिन साफ दिखते हैं। सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं। जब तुम उसके पास होते हो, वो अक्सर तुम्हारी तरफ थोड़ा लीन करती है, तुम्हारे करीब बैठने की जगह चुनती है, भीड़ में भी तुम्हारे आसपास रहने की कोशिश करती है। नॉर्मल दोस्त भी साथ बैठते हैं, लेकिन यहां डिफरेंस ये होता है कि वो जगह चुनती ही वही है जहां तुम ऑलरेडी हो या होने वाले हो। कहीं ग्रुप आउटिंग हो तो वो एक्सीडेंटली उसी साइड आ जाती है जहां तुम खड़े हो। ये सब अनस्पोकन पुल के सिग्नल्स हैं। उसका दिमाग शायद डिनाई करे, पर उसका शरीर तुम्हारी तरफ नेचुरली मूव हो रहा होता है। फिर आते हैं माइक्रो टचेस। वो जरूरी नहीं रोमांटिक तरीके से टच करे, लेकिन बार बार स्मॉल कैजुअल टच यूज करेगी। बात करते समय हल्का सा हाथ छू लेना, हंसते समय शोल्डर पर टैप कर देना, भीड़ में तुम्हारा हाथ पकड़कर रास्ता दिखाना। रिसर्च ये दिखाती है कि फिजिकल प्रॉक्सिमिटी और लाइट टच अक्सर अट्रैक्शन और कंफर्ट दोनों के मार्कर्स होते हैं। अगर वो बाकी सबके साथ इतना टची नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ ये चीजें ज्यादा होती हैं, तो ये क्लियर साइलेंट मैसेज है कि तुम उसके लिए सेफ प्लस स्पेशल कैटेगरी में हो। टेक्सटिंग और कॉल्स में भी साइलेंट मैसेजेस भरे होते हैं। उदाहरण के तौर पर, वो तुमसे दिन का सबसे ज्यादा पर्सनल हिस्सा शेयर करती है। आज बहुत थक गई हूं, आज मूड ऑफ है, आज कुछ अच्छा हुआ। और ये सब मैसेजेस वो अक्सर तुम्हें सबसे पहले भेजती है। इसका मतलब है कि उसका इमोशनल आउटलेट तुम बन चुके हो। फिर एक और चीज नोटिस करने वाली होती है, टाइमिंग। अगर तुम लेट रिप्लाई करो, वो लिखेगी नहीं कि तुमने जवाब क्यों नहीं दिया, लेकिन अगली बार वो तुम्हारा ऑनलाइन आते ही जल्दी रिप्लाई कर देगी, या अचानक पूछ लेगी, आजकल बिजी रह रहे हो क्या। ये इनडायरेक्ट तरीके हैं ये कहने के कि तुम्हारी प्रेजेंस और अटेंशन उसके लिए इंपॉर्टेंट है। साइलेंट मैसेजेस का एक बड़ा हिस्सा आईज भी हैं। जब तुम रूम में आते हो, क्या उसकी नज़र एक सेकंड के लिए तुरंत तुम्हारी तरफ जाती है? क्या वो बातचीत के बीच में कभी कभी तुम्हें ऐसे देखती है जैसे कुछ कहना चाहती हो, पर रोक लेती है? साइकोलॉजी स्टडीज बताती हैं कि आई कांटेक्ट, छोटी छोटी लिंगरिंग नजरें, जल्दी से नजरें हटाना और फिर दोबारा देखना, ये सब नॉन वर्बल अट्रैक्शन क्यूज हैं। अगर तुम पकड़े जाओ, तो वो यूजुअली मजाक में या इरिटेशन में कवर करेगी, क्या देख रहे हो। लेकिन सच ये है कि पहले वो तुम्हें देख रही थी। अब सवाल ये है कि तुम इन साइलेंट मैसेजेस के साथ क्या करो। सबसे पहले, इन्हें इग्नोर मत करो, लेकिन इन्हें पकड़कर उसे कॉर्नर भी मत करो।
तुम्हारा काम है इन्हें कामली एक्नॉलेज करना अपनी बिहेवियर से। एग्जाम्पल, जब वो तुम्हारे पास बैठने आए, तुम कंफर्टेबल स्पेस देते हुए नॉर्मल तरीके से बातचीत जारी रखो। न ज्यादा एक्साइटेड, न ज्यादा ऑकवर्ड। इससे उसे फील होगा कि वो तुम्हारे आसपास सेफ है, जज नहीं है। जब वो माइक्रो टच करे, तुम स्टिफ ना हो जाओ, बस नेचुरली बिहेव करो। ये उसे सिग्नल देगा कि कनेक्शन दो तरफा है, बट तुम डेस्परेट नहीं हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, तुम खुद भी सॉफ्ट साइलेंट मैसेजेस दे सकते हो। थोड़ी ज्यादा अटेंटिव लिसनिंग, उसकी बातों को जेन्युइनली याद रखना, आई कांटेक्ट मेंटेन करना, और कभी कभी हल्का प्लेफुल टीजिंग। लेकिन याद रखो, तुम पर जोर वर्ड से नहीं, वाइब से दिखनी चाहिए कि तुम अवेलेबल हो बट डिपेंडेंट नहीं। यही बैलेंस उसे और ज्यादा ओपन होने की परमिशन देता है। साइलेंट मैसेजेस वाला पूरा चैप्टर असल में वो स्टेज है जहां तुम दोनों बातचीत से ज्यादा एनर्जी एक्सचेंज कर रहे होते हो। बाहर से आप दोनों फ्रेंड्स हो, लेकिन जो नजरें, दूरी, टच, टाइमिंग और केयर चल रही है, वो नॉर्मल फ्रेंडशिप की सीमा क्रॉस कर चुकी होती है। यहीं से अगला स्टेज बनता है साइलेंट वैल्यू, जहां उसे पहली बार स्ट्रांगली फील होने लगता है कि अगर ये मेरी लाइफ से गया तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चला जाएगा। यही रियलाइजेशन बाद में डाउट, ट्रिगर और कन्फेशन तक का रास्ता खोलती है। चैप्टर 11, साइलेंट वैल्यू। साइलेंट मैसेजेस के बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग स्टेज आता है वो है साइलेंट वैल्यू। यहां पर वो अभी भी साफ साफ आई लाइक यू नहीं बोलती, लेकिन अंदर से ये स्ट्रांगली महसूस करने लगती है कि तुम उसकी लाइफ में कितने वैल्यूबल हो। फर्क बस इतना है कि ये रियलाइजेशन शुरू में वर्ड्स में नहीं, रिएक्शंस और छोटे डिसीजंस में दिखता है। यही वो पॉइंट है जहां रिवर्स साइकोलॉजी की पूरी ग्राउंडवर्क असर दिखाने लगती है। तुमने चेस कम की, पुल बैक किया, मिस्ट्री रखी, और अब उसकी माइंड तुम्हारी इंपॉर्टेंस खुद से कैलकुलेट कर रही है। साइलेंट वैल्यू का पहला साइन है उसकी प्रायोरिटी शिफ्ट। पहले तुम बस वन ऑफ मैनी थे, दोस्तों में से एक, चैट्स में से एक, प्लान्स में से एक। अब वो तुम्हें अलग तरीके से ट्रीट करने लगती है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर तुमसे कॉल आया और वो बिजी भी हो, तो या तो तुरंत उठा लेगी या क्लियरली बोलेगी, मैं थोड़ी देर में कॉल बैक करती हूं। तुम्हारे लिए एक्सप्लेनेशन देना, टाइम निकालना, स्केड्यूल एडजस्ट करना, ये सब इस बात के संकेत हैं कि उसके दिमाग में तुम कोई नॉर्मल इंसान नहीं रहे। वो शायद खुद भी नहीं मानती, पर उसके एक्शंस बोल रहे हैं कि आई डोंट वॉन्ट टू लूज दिस कनेक्शन। दूसरा साइन है उसकी फियर ऑफ लॉस। जैसे ही उसे रिमोटली भी फील होता है कि तुम थोड़ा दूर हो रहे हो, कम बात कर रहे हो, या तुम्हारी लाइफ में कोई और भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसके अंदर हल्का पैनिक सा एक्टिवेट होता है। वो शायद ओपनली कुछ ना बोले, पर अचानक ज्यादा टेक्स्ट करने लगेगी, तुम्हारी लाइफ में इंटरेस्ट बढ़ा देगी, पूछेगी आजकल बिजी क्यों हो, तुम पहले जैसे रिप्लाई नहीं करते। ये कंप्लेंट्स नहीं, बल्कि उसके अंदर का डर है कि कहीं तुम दूर ना हो जाओ। साइकोलॉजी में इसे स्कैरसिटी इफेक्ट से जोड़ा जाता है। जब हमें लगता है कि कोई चीज हमसे छिन सकती है, उसकी वैल्यू अचानक डबल लगने लगती है। साइलेंट वैल्यू का एक सटल फॉर्म है उसका इमोशनल डिपेंडेंस। वो ज्यादा टॉपिक्स तुम्हारे साथ डिस्कस करने लगेगी, करियर डाउट्स, फैमिली इश्यूज, इनसिक्योरिटीज, फ्यूचर प्लान्स, सेल्फ डाउट्स, सब। हाँ, दोस्त भी बातें शेयर करते हैं, लेकिन यहां डिफरेंस ये होता है कि वो डिलिबरेटली तुम्हारी राय मांगती है और बाद में उस पर जेन्युइनली सोचती भी है। तुमने उस दिन जो बोला था ना, मैंने सच में ट्राई किया, तुम्हारी बात याद आई आज। ये लाइंस दिखाती हैं कि तुम्हारा ओपिनियन अब उसके लिए सबसे ऊपर के लेवल पर है। ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, ये डीप ट्रस्ट और वैल्यू का साइन है। अब बात करते हैं तुम्हारे रोल की। इस स्टेज पर सबसे कॉमन गलती लड़के ये करते हैं कि जैसे ही उन्हें लगता है कि अब तो मुसाफात है, अब तो मुझे इंपॉर्टेंस मिल रही है, वो वापस ओवर चेसिंग मोड में चले जाते हैं। लगातार कांटेक्ट, हर फीलिंग पर लंबी डिस्कशन, अननेसेसरी ओवर अवेलेबिलिटी।
इससे वो सेफ फील तो करेगी, पर एक्साइटमेंट और पुल कम होने लगता है, और साइलेंट वैल्यू फिर से टेकन फॉर ग्रांटेड वैल्यू में बदल सकती है। तुम्हारा काम है स्टेडी रहना, केयरिंग, प्रेजेंट और सपोर्टिव, लेकिन फिर भी मीम से भी अपने स्टैंडर्ड्स और बाउंड्रीज के साथ। तुम्हें कॉन्शियसली ये दिखाना है कि तुम्हारी लाइफ मल्टी डायमेंशनल है। तुम्हारे अपने गोल्स, हॉबीज, फ्रेंड्स, फैमिली ग्रोथ है, और उनके बीच तुम उसे स्पेस दे रहे हो। जब वो देखती है कि ये मेरे लिए केयर भी करता है बट अपनी दुनिया भी रखता है, तो रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन दोनों बढ़ते हैं। उसे लगता है कि अगर ये पर्सन मेरी लाइफ से चला गया तो सिर्फ बात करने वाला इंसान नहीं जाएगा, बल्कि एक पूरा इमोशनल सपोर्ट सिस्टम, एक रेयर कनेक्शन चला जाएगा। यही साइलेंट वैल्यू की कोर भावना है। एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है, अब तुम छोटी छोटी चीजें भी विथड्रॉ करो तो उसका असर बड़ा लगता है। पहले अगर तुम लेट रिप्लाई करते थे, वो इतना नोटिस नहीं करती थी। अब अगर तुम थोड़ा कम अवेलेबल हो तो उसे क्लियरली फर्क पड़ता है। इसका मतलब है तुम्हारी प्रेजेंस ने उसकी इमोशनल बेसलाइन में जगह बना ली है। तुम ना हो तो गैप महसूस होता है। रिवर्स साइकोलॉजी का असली काम यहीं दिखता है। तुमने कभी प्लीज वैल्यू मी नहीं कहा। तुम बस इतना कंसिस्टेंट और सेल्फ रिस्पेक्टफुल रहे कि उसकी माइंड ने खुद डिसाइड कर लिया, दिस गाय मैटर्स। साइलेंट वैल्यू वाला ये चैप्टर बेसिकली उस इमोशनल ग्राउंड को पक्का करता है जहां से बाद के स्टेजेस, कंट्रोल डिस्टेंस, डाउट सीड, कन्फेशन ट्रिगर और फाइनल कन्फेशन, जेन्युइनली काम कर सकते हैं। अगर उसकी नज़र में तुम्हारी वैल्यू स्ट्रांग नहीं है तो कोई भी डायलॉग या ट्रिक सुपरफिशियल लगेगी। लेकिन जब वैल्यू अंदर से सेट हो जाती है, तब हल्का सा पुल बैक भी उसके दिल में सवाल जगा देता है, क्या मैं इसे खोना चाहती हूं? और अक्सर इसी सवाल का ऑनेस्ट जवाब होता है, नहीं, क्योंकि आई लाइक हिम। चैप्टर 12, कंट्रोल्ड डिस्टेंस। अब हम आते हैं उस स्टेज पर जहां तुम्हारा डिस्टेंस उसके फीलिंग्स को और क्लियर और स्ट्रांग बनाता है। लेकिन ये डिस्टेंस रैंडम नहीं, कंट्रोल्ड होता है। कंट्रोल्ड डिस्टेंस का मतलब है कि तुम न तो अचानक गायब हो जाते हो, न ही 24x7 उसके आसपास घूमते हो। तुम कॉन्शियसली एक ऐसा बैलेंस रखते हो जहां तुम्हारी प्रेजेंस भी फील हो और तुम्हारी कमी भी। यही वो चीज है जो उसके अंदर फियर ऑफ लॉस और डिजायर दोनों को एक्टिवेट करती है। शुरू में जब तुम हमेशा अवेलेबल थे, वो सेफ फील करती थी, लेकिन एक्साइटमेंट कम थी। अब जब तुमने अपनी लाइफ, गोल्स, वर्क, सेल्फ इंप्रूवमेंट और फ्रेंड्स पर फोकस बढ़ाया, तो नेचुरली उसके लिए टाइम थोड़ा कम हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि तुम ये सब सिर्फ उसे रिएक्शन देने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि जेन्युइनली अपने लिए ग्रो कर रहे हो। जब वो देखती है कि तुम्हारा वर्ल्ड उसके अलावा भी बड़ा है और तुम हर मैसेज, हर कॉल पर तुरंत नहीं कूदते, तो उसके भीतर हल्की सी बेचैनी शुरू होती है। पहले ये इतना फ्री था, अब थोड़ा दूर सा क्यों लग रहा है? यही कंट्रोल्ड डिस्टेंस का पहला असर है। कंट्रोल्ड डिस्टेंस का मतलब कोल्ड होना नहीं है। तुम रूड, ड्राई या इग्नोर करने वाले नहीं बनते। जब बात होती है, तुम सेम वार्म, अटेंटिव और प्लेफुल रहते हो। फर्क सिर्फ इतना होता है कि अब तुम हर समय इनिशिएट नहीं करते, हर छोटी चीज एक्सप्लेन नहीं करते, और अपने दिन का पूरा स्केड्यूल उसके हिसाब से सेट नहीं करते। तुम रिप्लाई करते हो, लेकिन हमेशा तुरंत नहीं। तुम मिलते हो, लेकिन हर बार उसकी कन्वीनियंस पर नहीं। तुम केयर दिखाते हो, लेकिन ओवर कॉम्पेंसेट नहीं करते। ये छोटा सा शिफ्ट उसे महसूस कराता है कि इसे मेरे अलावा भी प्रायोरिटीज हैं, और मैं अगर एफर्ट ना करूं तो शायद ये कनेक्शन उतना स्ट्रांग ना रहे। साइकोलॉजी में एक इंटरेस्टिंग बात कही जाती है, डिस्टेंस अनसर्टेनिटी पैदा करती है, और अनसर्टेनिटी अक्सर अट्रैक्शन को बढ़ाती है, बशर्ते बेस में ट्रस्ट और रिस्पेक्ट पहले से हो। जब तुम थोड़ा पीछे हटते हो, वो तुम्हारे इंटेंशन को लेकर सवाल करने लगती है, क्या ये इंटरेस्ट खो रहा है? कोई और तो नहीं? मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? ये सवाल सुनने में नेगेटिव लग सकते हैं, पर असल में ये दिखाते हैं कि तुम उसके माइंड स्पेस में बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई कर चुके हो। अगर उसे फर्क ही नहीं पड़ता
तो वो ऐसे सवाल सोचती ही नहीं। इस स्टेज पर उसकी तरफ से दो तरह की रिएक्शंस दिख सकती हैं। एक, वो खुद ज़्यादा इनिशिएटिव लेना शुरू कर दे, ज़्यादा बार टेक्स्ट करे, टॉपिक्स ढूंढे, अचानक कॉल कर दे या डायरेक्टली पूछे, आजकल तुम बिजी रह रहे हो क्या? दूसरा, वो थोड़ा एटीट्यूड दिखाए, अब तुम्हें टाइम नहीं मिलता? अच्छा, नए लोग इंपॉर्टेंट हो गए हैं। दोनों केसेस में हिडन मैसेज सेम है। उसे तुम्हारा डिस्टेंस डिस्टर्ब कर रहा है। यहां तुम्हारा काम काम रहना है, डिफेंसिव या गिल्टी मोड में मत जाना। सिंपल ग्राउंडेड जवाब, हाँ थोड़ा बिजी रहा हूं, कुछ चीजें सॉर्ट कर रहा हूं। ये उसे सिग्नल देता है कि तुम्हारी लाइफ जेन्युइनली फुल है, पर तुम उसके लिए दरवाजा बंद नहीं कर रहे। कंट्रोल डिस्टेंस का एक और जरूरी हिस्सा है सेल्फ कंट्रोल। बहुत से लड़के ये गलती करते हैं कि पहले खुद डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, फिर जैसे ही लड़की थोड़ा कम बात करती है, वो घबराकर दोबारा ओवर चेसिंग शुरू कर देते हैं। लगातार कॉल्स, लॉन्ग इमोशनल मैसेजेस, तुम चेंज हो गए हो टाइप डायलॉग्स। इससे पूरा गेम उल्टा पड़ जाता है और वो फिर से पावर में आ जाती है। कंट्रोल डिस्टेंस का मतलब है तुम भी थोड़ी कमी महसूस करोगे, लेकिन फिर भी अपने स्टैंडर्ड्स और बाउंड्रीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। तुम ट्रस्ट करोगे कि अगर उसने वैल्यू फील की है तो वो नेचुरली रिटर्न आएगी और इन्वेस्ट करेगी। ये स्टेज रिवर्स साइकोलॉजी के लिए इसलिए क्रूशल है क्योंकि यहीं से डाउट सीड और कन्फेशन ट्रिगर जेन्युइनली काम करते हैं। जब वो ऑलरेडी तुम्हारी कमी फील कर रही हो, तुम्हारी वैल्यू समझ चुकी हो और तुम्हारे थोड़ा दूर जाने से उसके अंदर हल्का फियर ऑफ लॉस एक्टिव हो चुका हो, तभी तुम कैजुअली वो लाइंस बोल सकते हो जो उसके दिल पर सीधा असर डालती हैं। जैसे, वैसे भी तुम मेरे टाइप की लड़की हो ही नहीं, तुम मुझे सीरियसली लाइक करोगी भी नहीं। या लोग गलती से सोचते हैं कि हमारे बीच कुछ चल रहा है, बट हम तो जस्ट फ्रेंड्स हैं, राइट? अब ये बातें सिर्फ शब्द नहीं रहेंगी, वो इनर टेंशन को छू लेंगी जो डिस्टेंस ने पहले से बना रखी है। कंट्रोल डिस्टेंस वाला चैप्टर बेसिकली ये सिखाता है कि कभी कभी थोड़ा पीछे हटना हमेशा आगे बढ़ने से ज्यादा पावरफुल होता है। जब तुम खुद को सेंटर में रखते हो, अपनी लाइफ को डाइल्यूट नहीं करते और फिर भी उसके लिए रिस्पेक्टफुल, वार्म और अवेलेबल बने रहते हो, तो उसके लिए ये मैसेज क्लियर हो जाता है, अगर मुझे इसे अपनी लाइफ में रखना है तो मुझे भी अपने फीलिंग्स के बारे में ऑनेस्ट होना पड़ेगा। यही इनर रियलाइजेशन आगे चलकर डाउट सीड, कन्फेशन ट्रिगर और फाइनली आई लाइक यू तक का पूरा रास्ता बनाती है। चैप्टर 13, डाउट सीड। अब तक तुम कंट्रोल्ड डिस्टेंस रख चुके हो, साइलेंट वैल्यू क्रिएट हो चुकी है और उसके अंदर ये क्लियर हो रहा है कि तुम उसके लिए इंपॉर्टेंट हो। अब आता है वो सबसे नाजुक स्टेज, डाउट सीड। ये रिवर्स साइकोलॉजी का कोर मूव है, जहां तुम सीधे तुम मुझे लाइक करती हो नहीं बोलते, बल्कि ऐसा हल्का सा डाउट उसके दिमाग में डालते हो कि उसे लगे कि उसने तुम्हें गलत सिग्नल दिया है या शायद तुम उसे उतना सीरियसली नहीं लेते। यही जगह है जहां वो पहली बार अंदर से तुम्हारे बारे में डिफेंसिवली सोचना शुरू करती है, नहीं ये मुझे ऐसे कैसे देख सकता है, मैं तो शायद सच में इसे पसंद करती हूँ। डाउट सीड का मकसद उसे गिल्टी फील कराना नहीं, बल्कि उसकी छुपी हुई फीलिंग्स को सरफेस के थोड़ा और करीब लाना है। ये काम बहुत सबटल तरीके से होता है, सीधी एक्यूजेशन या इमोशनल ड्रामा से नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर, जब कन्वर्सेशन हल्की डीप या थोड़ा पर्सनल हो, तुम कैजुअली कुछ ऐसा बोल सकते हो, वैसे फनी है, लोग कभी कभी हमारे बारे में गलत अस्यूम कर लेते हैं, बट ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता तुम मुझे उस तरह से लाइक करोगी, तुम तो वैसे भी हायर स्टैंडर्ड वाली लड़की हो। सुनने में ये सेल्फ डिप्रिसिएटिंग और नॉर्मल बात लगती है, पर असली गेम यहां शुरू होता है। क्यों? क्योंकि अभी तक वो खुद अपनी फीलिंग्स को कम करके देख रही थी। मैं बस कंफर्ट फील करती हूं, ज्यादा मत सोचो, ये नॉर्मल है। अब अचानक तुमने उल्टा कह दिया कि वो तो तुम्हें वैसे देखेगी ही नहीं। इससे उसकी माइंड में दो पैरेलल थॉट्स टकराते हैं।
पहला, हाँ, सही तो है, मुझे रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए कि मैं इसे लाइक करती हूं। दूसरा, लेकिन मैं तो ऑलरेडी इसको अलग नज़र से देख रही हूं, तो क्या ये मुझे समझ नहीं पा रहा? यही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट डाउट सीड है। डाउट इस बात का नहीं कि वो तुम्हें पसंद करती है या नहीं, डाउट इस बात का कि तुम उसे कैसे देख रहे हो। यहीं पर रिवर्स साइकोलॉजी काम करती है। जब तुम खुद ही कह दो कि तुम तो मुझे वैसे पसंद कर ही नहीं सकती, तो अगर उसके अंदर फीलिंग्स हैं, वो ऑटोमैटिकली तुम्हारे खिलाफ आर्ग्यूमेंट बनाना शुरू कर देती है, चाहे अलाउड बोले या अपने मन में। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। किसी चीज को डिनाई करने से पहले हम खुद से उसका उल्टा प्रूव करने लगते हैं। तुम्हारी लाइन उसके अंदर ये अर्ज पैदा करती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं इसे सिर्फ नॉर्मल दोस्त की तरह नहीं देखती। कभी कभी वो मजाक में ही सही तुम्हें करेक्ट भी करेगी। ऐसा क्यों सोचते हो? तुम इतने भी बेकार नहीं हो। यही छोटा सा डिफेंस उसके दिल की तरफ पहला कॉन्शियस स्टेप होता है। ये बहुत जरूरी है कि डाउट सीड डालते समय तुम्हारा टोन कैलम, प्लेफुल एंड लाइट हो। अगर इसमें हर्ट, शिकायत या इमोशनल दबाव होगा तो पूरा इफेक्ट गायब हो जाएगा और लगेगा कि तुम सिंपैथी या रीअश्योरेंस मांग रहे हो। तुम्हें वाइब रखनी है, मैं ठीक हूं, मैं खुद से सिक्योर हूं, बस एक ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहा हूं। इससे उसे लगेगा कि तुम जेन्युइनली मानते हो कि वो तुम्हें उस नज़र से नहीं देखती। और अगर ये बात उसके अंदर के ट्रुथ से मिसमैच है, तो वो खुद ही इनर डिस्कम्फर्ट फील करेगी। यही डिस्कम्फर्ट उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में और ऑनेस्ट बनने की तरफ पुश करेगा। डाउट सीड का दूसरा तरीका सिचुएशंस के जरिए होता है। मान लो दोस्तों ने तुम दोनों को टीज किया, तुम लोग कपल जैसे लगते हो। अगर वो तुरंत लाउड डिनायल में चली जाए और तुम भी तुरंत डिफेंड करने लगो, नहीं नहीं, हम तो बस दोस्त हैं, तो उसका ब्रेन सेफ हो जाएगा। लेकिन अगर तुम हाफ स्माइल के साथ कहो, हाँ, लोग गलती से ऐसे अस्यूम कर लेते हैं, बट चिल, मुझे तो पता है तुम मुझे उस तरीके से नहीं देखती, तो तुमने सेम मोमेंट में डाउट इंजेक्ट कर दिया। अब अगर उसकी रियल फीलिंग इससे अलग होगी, तो वो कुछ देर बाद खुद सोचने लगेगी, ये इतना श्योर कैसे है कि मैं इसे उस नज़र से नहीं देखती। तीसरी बात, डाउट सीड बार बार नहीं डालना। ये कोई लाइन नहीं जिसे तुम रोज रिपीट करो। एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बेस, एक सही टाइमिंग और 2-3 सही मौके काफी हैं। ज्यादा करने पर ये मैनिपुलेशन या इमोशनल प्रेशर लगने लगेगा। तुमने एनवायरनमेंट पहले ही बना दिया है। साइलेंट मैसेजेस, वैल्यू, डिस्टेंस, इन्वेस्टमेंट। अब बस एक दो बार हल्के शब्दों में ये हिंट देना है कि तुम्हें लगता है वो तुम्हें उतना पसंद नहीं करती या तुम उसके लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं हो। अगर असलियत इसके उलट है, तो उसका दिल खुद रिबेल करेगा। ये पूरा चैप्टर इस बात पर है कि तुम्हें उसका दिमाग तुम्हारे खिलाफ नहीं, बल्कि तुम्हारे पक्ष में आर्ग्यू करने के लिए इंस्पायर करना है। जब वो खुद से ये प्रूव करने लगे कि नहीं, मैं इसे सच में पसंद करती हूं, तब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं रहती। डाउट सीड बस एक ट्रिगर है, एक्चुअल रियलाइजेशन वो खुद अपने अंदर करती है। और जब इनर रियलाइजेशन मजबूत हो जाती है, तब अगला चरण, कन्फेशन ट्रिगर, ऑलमोस्ट नेचुरल बन जाता है, जहां तुम बस सही मोमेंट पर सही लाइन बोलते हो और वो खुद अपने फीलिंग्स को वर्ड्स में डाल देती है। चैप्टर 14, कन्फेशन ट्रिगर। अब हम उस स्टेज पर हैं जहां अंदर से सब ऑलमोस्ट क्लियर है, बस शब्द नहीं निकले हैं। उसने तुम्हारी कमी फील कर ली है, तुम्हारी वैल्यू समझ ली है। डाउट सीड ने उसके दिमाग में हल्का सा झटका दे दिया है। अब जरूरत है एक ऐसे मोमेंट की, एक ऐसे छोटे से ट्रिगर की जो उसे बिना प्रेशर के अपने फीलिंग्स को वर्ड्स में लाने की तरफ धकेले। यही है कन्फेशन ट्रिगर। वो पल जहां तुम कुछ ऐसा कहते हो जो सीधा उसके अंदर चल रहे सच पर लाइट डाल दे, बिना एडमिट करो बोलकर डिमांड किए। कन्फेशन ट्रिगर की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह कोई सवाल नहीं होता, कोई अल्टीमेटम नहीं होता।
बल्कि एक मिरर होता है। तुम बस उसके बिहेवियर को, आप दोनों की वाइब को हल्के शब्दों में रिफ्लेक्ट कर देते हो। जैसे एक शांत सी रात में लॉन्ग कॉल या डीप चैट के बाद तुम कैजुअली बोलते हो, कभी कभी लगता है अगर कोई बाहर से हमारी बातें सुने तो उसे लगेगा हम जस्ट फ्रेंड्स से थोड़ा ज्यादा हैं। ये लाइन न तो सीधा कन्फेशन है, न ही डायरेक्ट सवाल, लेकिन ये उसके अंदर ऑलरेडी चल रहे थॉट को आवाज दे देती है। उसका दिमाग तुरंत चेक करने लगता है, क्या सच में हम ज्यादा लगते हैं? क्या ये भी ऐसा फील करता है? कन्फेशन ट्रिगर हमेशा ऐसे मोमेंट पर यूज होता है जब इमोशनल कनेक्शन हाई हो, जब आप दोनों रिलैक्स्ड हो, थोड़ा वल्नरेबल टॉक ऑलरेडी चल चुका हो, या दिन भर की बातें ऑनेस्टली शेयर हो चुकी हों। अगर तुम ये बात किसी रैंडम मजाक या आर्ग्यूमेंट के बीच बोलोगे तो असर कम होगा या वो डिफेंस में चली जाएगी। लेकिन जब वाइब सॉफ्ट, कैल्म और सेफ हो, तब ये छोटी सी बात बहुत हैवी पड़ती है। उसे लगेगा कि तुमने वो देख लिया है जो वो छिपाने की कोशिश कर रही थी। और इंसान अक्सर वही सच बोल देता है जो उसे लगता है सामने वाले को वैसे भी पता चल चुका है। एक और पावरफुल तरीका है खुद पर हल्का सा डाउट डालना, जैसा पिछले चैप्टर में बनाया था, लेकिन इस बार थोड़ा और क्लियर मिरर के साथ। जैसे तुम कह सकते हो, कभी कभी लगता है हम दोनों थोड़े ज्यादा अटैच हो गए हैं, पर मैं अस्यूम नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि बाद में तुम्हें लगे कि मैंने कुछ गलत समझ लिया। यहां तुमने दो मैसेज दिए। पहला, तुम भी कनेक्शन फील करते हो। दूसरा, तुम उस पर प्रेशर नहीं डालना चाहते। अगर उसके फीलिंग्स रियल हैं तो ये लाइन उसे दो ऑप्शन देती है, या तो वो पीछे हटकर कनेक्शन कम करे, या फिर सच मानकर तुम्हें आश्वासन दे कि तुम गलत नहीं सोच रहे। और अगर वो तुम्हें खोना नहीं चाहती तो अक्सर दूसरा ऑप्शन चुनेगी। कन्फेशन ट्रिगर का तीसरा रूप होता है प्लेफुल लेकिन इमोशनली लोडेड टीजिंग। जैसे जब वो खुद बोल दे, मैं तो वैसे भी ज्यादा इमोशनल हो जाती हूं, तो तुम हाफ स्माइल के साथ कहो, हाँ एस्पेशली मेरे केस में तो तुम अनयूजुअली ज्यादा इन्वॉल्व लगती हो। वो हंसकर डिनाई करेगी, लेकिन अगर उसकी आईज सॉफ्ट हो जाएं या वो बोले तुम गलत भी नहीं हो कंप्लीटली, तो ये आधा कन्फेशन ऑलरेडी है। तुमने उसे अक्यूज नहीं किया, बस उसकी रियलिटी पर हल्का मजाक किया, और लोग अक्सर जोक्स में सच का हिस्सा मान लेते हैं। ये जरूरी है कि कन्फेशन ट्रिगर के बाद तुम साइलेंस से डरो मत। कई बार तुम कोई ऐसी लाइन बोलोगे और कुछ सेकंड्स के लिए ऑकवर्ड सा पॉज होना आ जाएगा। यही वो सेकंड्स हैं जहां उसके दिमाग में तेजी से प्रोसेसिंग चल रही होती है। मैं क्या बोलूं, मैं कितना एडमिट करूं, ये मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। अगर तुम उस गैप को खुद ही भरने लगोगे, जाने दो, छोड़ो, मैंने मजाक किया, तो तुमने डोर खोलकर खुद ही बंद कर दिया। तुम्हें बस नॉर्मल स्टेडी आई कांटेक्ट या कैल्म टोन रखना है, ताकि उसे लगे कि यहां सेफ स्पेस है, वो सच बोल सकती है। एक सब्टल बात और, तुम्हें ट्रिगर के साथ साथ उसे एग्जिट भी देना होगा। मतलब तुम ऐसी लैंग्वेज यूज करो जिसमें अगर वो रेडी नहीं है तो भी ऑकवर्ड ना हो। जैसे, जो भी है, मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता, बस कभी कभी मुझे भी फील होता है कि हमारे बीच थोड़ी एक्स्ट्रा केमिस्ट्री है। अगर वो इस वक्त नहीं खोलती तो भी फ्यूचर में इसी लाइन पर वापस आ सकती है। वो जानती है कि तुम सेफ हो, जजमेंटल नहीं हो, और यही सेंस ऑनफ सेफ्टी किसी भी इंसान को अपने फीलिंग्स बोलने की हिम्मत देता है। इस पूरे चैप्टर की यही है। तुम सच को डिमांड नहीं करते, तुम बस इतनी रोशनी कर देते हो कि वो खुद उसको देख ले। तुमने बेस पहले ही बना दिया है, वैल्यू, डिस्टेंस, डाउट, कनेक्शन। अब एक सही वाक्य, सही टाइमिंग और थोड़ी सी हिम्मत उसके अंदर के आई लाइक हिम को जुबान तक लाने के लिए काफी होते हैं। कन्फेशन ट्रिगर दरवाजा है, उसके पार कदम वो खुद रखती है। चैप्टर 15, फाइनल कन्फेशन। अब आते हैं उस आखिरी स्टेज पर जहां पूरे गेम का पे ऑफ होता है। वो मोमेंट जब वो खुद बोल देती है कि हाँ मुझे तुम पसंद हो, या कम से कम इतना मान लेती है कि तुम उसके लिए जस्ट फ्रेंड से ज्यादा हो। इस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते तुम दोनों बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर चुके होते हो।
उसके सीक्रेट सिग्नल्स, तुम्हारा पुल बैक, मिक्स्ड सिग्नल्स, साइलेंट वैल्यू, डाउट सीड, कन्फेशन ट्रिगर। अब उसके अंदर इतना प्रेशर बिल्ड हो चुका होता है कि सच को होल्ड करना मुश्किल हो जाता है। फाइनल कन्फेशन अक्सर किसी बहुत ड्रामेटिक सीन में नहीं, बल्कि किसी सिंपल, रियल, ऑनेस्ट से मोमेंट में आता है। बहुत बार ये मोमेंट तब आता है जब तुमने इनडायरेक्टली ट्रुथ को एक्नॉलेज कर दिया हो और फिर चुप हो गए हो। फॉर एग्जाम्पल, तुमने कह दिया, मेरे लिए तो सच बोलूं तो हम जस्ट फ्रेंड्स वाली लाइन क्रॉस कर चुके हैं, बट मैं तुम पे प्रेशर नहीं डालना चाहता। ये सुनकर अगर उसके दिल में वही बात दबकर बैठी थी, तो उसे पहली बार लगेगा कि उसे अकेले ये वेट उठाने की जरूरत नहीं है। वो थोड़ा चुप होगी, शायद टॉपिक घुमाने की कोशिश करेगी, लेकिन फिर किसी पॉइंट पर खुद वापस आएगी। उस दिन तुमने जो कहा था ना कि हम फ्रेंड्स से ज्यादा हैं, वो शायद सच है। ये एक तरह से कन्फेशन ही है, बस उसके कंफर्ट के शब्दों में। कभी कभी कन्फेशन थोड़ा रॉ सा आता है, लड़ाई, डिस्टेंस या डर के बीच। मान लो तुम कुछ दिनों से कम अवेलेबल हो, अपने कामों में लगे हो, और वो इस दूरी को दिल से महसूस कर रही है। अचानक एक दिन वो टेक्स्ट कर सकती है, मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम ऐसे दूर हो जाते हो, या तुम्हारे बिना सब नॉर्मल नहीं लगता। ये लाइन दिखने में कंप्लेंट है, लेकिन असल में वो ये कह रही है कि तुम उसके इमोशनल सिस्टम का हिस्सा बन चुके हो। अगर तुम शांति से इस मोमेंट को होल्ड करो, डिफेंसिव ना बनो, तो वो थोड़ा और आगे बढ़कर बोल सकती है, आई थिंक आई लाइक यू मोर देन आई एडमिट। इस समय तुम्हारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम उस कन्फेशन को सेफ बनाओ, ड्रामेटिक नहीं। वो ऑलरेडी रिस्क ले रही है, अपने दिल को खोल रही है, और अगर तुम ओवर रिएक्ट कर गए, बहुत ज्यादा टीजिंग, बहुत भारी डायलॉग, या तुरंत फ्यूचर की बातें, तो वो डर सकती है। बेस्ट रिस्पॉन्स सिंपल, ग्राउंडेड और ऑनेस्ट होता है। थैंक यू। ये बोलना इजी नहीं था, और सच कहूं तो मैं भी काफी टाइम से ऐसा फील करता हूं। तुम उसे ये महसूस कराओ कि उसने अकेले रिस्क नहीं लिया, तुम भी इमोशनली इन्वेस्टेड हो। फाइनल कन्फेशन के बाद गेम खत्म नहीं होता, बस डायरेक्शन बदल जाता है। अब फोकस उसे एडमिट करवाना से हटकर कनेक्शन को हेल्दी रखना पर आ जाता है। इसका मतलब है धीरे धीरे क्लियर बाउंड्रीज और एक्सपेक्टेशंस पर बात करना, डायरेक्ट कम्युनिकेशन अपनाना, ताकि रिवर्स साइकोलॉजी पर डिपेंडेंट ना रहो। स्मॉल डेट्स, क्वालिटी टाइम, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करना, जेलस बनाने या एक्स्ट्रा माइंड गेम्स से बचना, क्योंकि अब सच सामने है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कन्फेशन के बाद भी तुम्हें वही कैलम, सेंटर्ड और रिस्पेक्टफुल इंसान बने रहना है जो इस पूरे प्रोसेस में थे। तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट और इमोशनल स्टेबिलिटी ही रीजन है कि वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हुई। अगर कन्फेशन के बाद तुम सडनली क्लिंगी, इनसिक्योर या कंट्रोलिंग हो गए, तो वही मैग्नेटिक पुल कम हो सकता है। अब अगर तुम यहां तक पहुंच चुके हो, तो समझ लो कि असली जीत ये नहीं है कि उसने आई लाइक यू बोला। असली जीत ये है कि उसने खुद को सेफ फील किया, ईमानदार बनी, और तुम्हें अपनी लाइफ में उस जगह पर रखा जहां सिर्फ वही लोग आते हैं जिनकी वैल्यू सच में होती है। अब अगर तुम यहां तक पढ़ चुके हो, तो एक काम जरूर करो। अगर वीडियो ने तुम्हें अपनी सिचुएशन क्लियरर देखने में हेल्प की हो, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करो और फीमेल साइकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि फ्यूचर में भी तुम्हें ऐसे ही डीप ब्रेकडाउन्स और रिवर्स साइकोलॉजी बेस्ड इनसाइट्स मिलते रहें। और कमेंट्स में ज़रूर लिखो अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। फीमेल साइकोलॉजी इन लव, जेलसी ट्रिगर्स, नो कॉन्टैक्ट वर्स स्लो फेड, या कोई स्पेसिफिक सिचुएशन जिस पर तुम्हें ब्रेकडाउन चाहिए। तुम्हारा एक कमेंट ही हमारे नेक्स्ट कंटेंट की दिशा तय करता है।